जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन आप सबके बीच हाजिर हूं 28 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए दोस्तों। और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव आ सकें। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश और डी झारखंड। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ट्रिपल स्टार मार्क कर लें, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जीता है। खिताब किसने जीता है? तो आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल हाल ही में किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हराया किसको है? तो यह भी याद रखें, तमिलनाडु को हराया है। दोस्तों, अब यहां से हम मैच का पूरा स्टेट्स भी समझेंगे, क्योंकि यहां से प्लेयर ऑफ द मैच और टीम के कप्तान पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। लाइक एक मैंने एग्जाम देखा था सीपीओ में, तो उसमें गोलकीपर का नाम पूछा गया था इंडियन फुटबॉल टीम का। इसलिए प्लीज केयरफुली ऑल डिटेल्स को याद रखें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु को बीजेडी प्रणाली से 11 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, जैसे डकवर्थ लुईस होता है इंटरनेशनल में, वैसे ही बीजेडी होता है नेशनल क्रिकेट में। तो इसमें बीजेडी प्रणाली से 11 रन से जीता है। तमिलनाडु ने 316 रन बनाए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच रोका गया। अब यहां पर अंदर समझिएगा, 316 तमिलनाडु के जाना है, 299 किसके? हिमाचल के कम है। लेकिन ओवर रेट के हिसाब से और ओवर रिमेनिंग के हिसाब से, विकेट रिमेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को 11 रन से विजेता घोषित किया गया। यह थी बीजेडी प्रणाली, यहां से इसको समझिए। तभी खराब लाइट की वजह से मैच रोका गया और फिर हिमाचल प्रदेश को विजेता घोषित कर दिया गया। हिमाचल ने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है। आपको बता दें कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्ट ए टी20 क्रिकेट और भारतीय महिलाओं के मैचों में बारिश, मौसम की मार या किसी अन्य तरह की बाधा के वक्त बीजेडी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब और अन्य स्टेट्स समझें अगर इससे, तो सबसे पहले बनता है विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है? तो आप याद रखें, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत हुई है 2002-2003 से। कब से हुई है दोस्तों? 2002-2003 से। 2002-2003 से हुई है इसकी शुरुआत। दोस्तों, साथ ही याद रखेंगे आप कि यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने अगर खिताब जीता है तो हिमाचल प्रदेश के कप्तान कौन थे? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के कप्तान ऋषि धवन थे। मैन ऑफ द मैच किसको मिला है फाइनल में? आपको यह भी याद रखना है। तो ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो हिमाचल प्रदेश के, शुभम अरोड़ा, इनको मिला है क्योंकि इन्होंने 136 नाबाद रन बनाए हैं। साथ ही याद रखें, अगर आपसे पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी में अब तक सबसे ज्यादा खिताब किस टीम ने जीते हैं, तो याद रखिए तमिलनाडु ने। जिसको हिमाचल प्रदेश ने हराया है तमिलनाडु ने, इसने सबसे ज्यादा खिताब जीते। कितनी बार? 5 बार। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के पहले विजेता कौन था विजय हजारे ट्रॉफी का, तो मुंबई, आपको याद रखना है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की टीम थी जो वह पिछला संस्करण जीती थी, और ताजा संस्करण किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। दोस्तों, इसे कहते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। इतनी डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर आपको अब यहां से वीडियो समझ में आ रही है तो अंत तक पूरा मन लगाकर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सॉरी दोस्तों, उसके पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें इंडियन मैप में, तो यहां पर आप देखेंगे, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगेगी, ये लद्दाख से सीमा लग रही है, यहाँ पर ये उत्तराखंड दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश से छोटी सी टच हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो हरियाणा है और ये पंजाब है। तो आप देखेंगे यह टोटली क्या है यहाँ पर, और चीन से थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसकी लगेगी। दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश को अगर हम आगे डिटेल्स में समझें तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीन बोला मैंने, चीन का ये तिब्बत वाला पार्ट है, तिब्बत वाला पार्ट, यहाँ से इसकी सीमा लगेगी। अब हिमाचल प्रदेश की डिटेल्स देखें अगर, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, जबकि यहाँ की शिमला राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के तौर पर 25 जनवरी 1971 को हुई थी। दोस्तों, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश के। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपको बताया मैप के सहारे आगे नाम लिखे हुए दिखा दें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अगर अब यहाँ की प्रमुख नदियां देखें तो रावी, ब्यास, चेनाब,
सतलुज और यमुना। दोस्तों याद रखिए, सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से। यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखें, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें यहाँ के, तो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हैं? सारे हिमाचल प्रदेश में। बहुत अच्छे से याद रखें। अब हिमाचल प्रदेश में स्थित दो बांध है, प्रमुख बांध है दो, तो आपको याद रखना। पहला तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह। कौन सा? गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखें तो महाराणा प्रताप सागर, जिसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? तो आप यह भी याद रखें, यह ब्यास नदी पर है। इसकी लोकेशन देखें तो, और कब बनाया गया? तो 1975 में कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड क्षेत्र में ब्यास नदी पर बनाया गया था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप सागर या पोंग जलाशय या पोंग डैम तीनों एक ही हैं, और यह किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। आगे अगर हम यहाँ के प्रमुख दर्रे देखें तो बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिप्तिंग दर्रा और रोहतांग दर्रा। दोस्तों याद रखिए, इसकी एक ट्रिक भी है जो मैंने पहले भी बताई, आप याद रखें। रोहित 12 बार सिप से हिमाचल गया। अब आपको यह नहीं सोचना वहां समुद्र नहीं है तो सिप कैसे? सिप से मतलब होगा सिपकिला और सिप्तिंग, तो रोहित से रोहतांग और 12 बार से बारालाचा। कैसे? रोहित 12 बार सिप से हिमाचल गया, तो यह सारे हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखें यहाँ के लोक नृत्य, तो धम्मान लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य, महाथू लोक नृत्य, नटी, डांगी, चम्मा, थाली आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और एक त्योहार यहाँ का फेमस है, श्रीखंड महादेव यात्रा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों अब हमारा देखेंगे आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए राजीव आहूजा, बी विक्रम आहूजा, सी प्रमोद सावरकर और डी प्रकाश अग्निहोत्री। तो दोस्तों याद रखें, आरबीएल बैंक के नए सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्ववीर आहूजा, जो अभी तक थे, ने अपना पद छोड़ दिया है। तो दोस्तों विश्ववीर आहूजा ने अपना पद छोड़ दिया है और उनकी जगह ली है राजीव आहूजा ने। इनको आरबीएल बैंक ने राजीव आहूजा को तत्काल प्रभाव से अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मुख्य महाप्रबंधक योगेश के दयाल को आरबीएल बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखिए, आरबीएल बैंक ने किसको नियुक्त किया है? अपना एमडी और सीईओ राजीव आहूजा को। और जो हमारा आरबीआई ये भारतीय रिजर्व बैंक, इसने अगर देखा जाए आरबीएल बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो योगेश के दयाल को नियुक्त किया है। दोस्तों हम नजर डालेंगे आरबीएल बैंक की तरफ, तो आरबीएल बैंक की स्थापना अगस्त 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और अब वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? राजीव आहूजा। याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है? आपके ऑप्शन है, ए चीन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। दोस्तों आप सबसे पहले उस हिस्से को समझेंगे। तो मानव जबड़े में जो यह हिस्सा दिख रहा है आपको, अभी तक पूरी किताबों में यहाँ के 2 लेयर बताई गई थी। कितनी? 2 लेयर। लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों ने तीसरी लेयर जोड़ ली है। उसका नाम क्या होगा या क्या कैसा रहा है, सब आपको बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मास्सेटर मांसपेशी की इस संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है। दोस्तों यह कौन सी मांसपेशी है? तो याद रखें मास्सेटर मांसपेशी है। इसकी अभी तक 2 परत ही ज्ञात थी, 2 परतों का ही खोज की गई थी, लेकिन तीसरी परत की खोज कहाँ के? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। यह एक नई खोज है। दोस्तों तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है और इसे मस्कुलस मास्सेटर पार्स कोरोनिडिया नाम देने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों नाम बहुत अच्छे से याद रखें, क्या? मस्कुलस मास्सेटर पार्स कोरोनिडिया नाम देने का प्रस्ताव रखा गया है। मास्सेटर मांसपेशी को कान के नीचे महसूस किया जा सकता है। मास्सेटर मांसपेशी ही जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है और खाने को चबाने की में इसकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों अभी तक सारे वैज्ञानिकों ने जितनी भी किताबें छपी हुई हैं या मानव विज्ञान के ऊपर, इसमें सभी ने सिर्फ 2 लेयर बताई थी मास्सेटर मांसपेशी की, लेकिन तीसरी लेयर थी और यह स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने
खोजी है। अब दोस्तों स्विट्जरलैंड को अगर शॉर्ट में समझें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है, आपको याद रखना है। यहाँ की अगर आपको मुद्रा बताएं तो स्विस फ्रैंक मुद्रा है। इसका एक उपनाम है, बहुत फेमस है, आपको याद रखना है, क्वेश्चंस आता है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, याद रखें। यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, श्रीलंका जल्द ही तिरकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी रूस, सी नेपाल और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। दोस्तों अब आपको समझाएंगे त्रिकोमाली। एक्चुअली यह एक बंदरगाह है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने बहुत उपयोग किया। साथ ही यहाँ पर तेल के टैंक फॉर्म बनाए हुए थे जो कि अब कोई उपयोग में नहीं रहे और वह पुराने हो गए, तो उनको रिनोवेट करना है, रिनोवेट करके उनको उपयोग में लाना है और इसके लिए श्रीलंका और भारत आपस में समझौता कर रहे हैं। आगे समझें तो त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म सौदा एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद बनी हुई है। भारत और श्रीलंका इस परियोजना पर 16 महीने से बातचीत कर रहे हैं। यह कदम राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की मंजूरी के बाद उठाया गया है। इस उद्देश्य के लिए श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गम्मन पिला ने सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों याद रखें, यहाँ पर इंडिया की साइड से कौन सी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्क करेगा। इनकी साइड से कौन? तो सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वर्क करेगा। और यह एक सहायक कंपनी कौन सी बनाएगा? तो ट्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड एक सहायक कंपनी बनाएगा। अब शॉर्ट में हम थोड़ा सा श्रीलंका को देखेंगे दोस्तों। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। पहले क्या थी? कोलंबो। अब क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। कोलंबो को आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप में दर्शाया गया है। श्री जयवर्धने कोट्टे लगभग इस साइड है, जो कि यहाँ पर मैप में दिखाया नहीं गया है। दोस्तों श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति आपको बताया गोटबाया राजपक्षे तथा प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे। दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। आगे देखें अगर तो श्रीलंका को की सबसे बड़ी पवित्र नदी पूछी जाती है। और याद रखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है। या तो ऐसे कि महावेली गंगा किस देश की सबसे पवित्र नदी है, सबसे बड़ी नदी है, या फिर यह कि श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी व पवित्र नदी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में तानसेन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू होगा। दो चीजें इस लाइन से याद रखें। सबसे पहले संगीत तानसेन उत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश में? तो ग्वालियर में। दूसरा इसका कौन सा संस्करण है? तो 97वां संस्करण है दोस्तों, 97वां संस्करण है। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई कलाकार भाग लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर थीम भी याद रखिए कि यहाँ के जो कार्यक्रम का मंच है किस थीम पर तैयार किया गया है? तो ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर यहाँ का मंच तैयार किया गया है। यह कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है। 97वां एडिशन है, यानी 97वां संस्करण है विश्व संगीत तानसेन उत्सव का। दोस्तों और यह कब से कब तक? तो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। अब नजर डालेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश को अगर देखें तो यह सेंट्रल स्टेट भी बोला जा सकता है क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों इसकी अगर सीमाएं देखते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ये छत्तीसगढ़, नीचे महाराष्ट्र, या इधर साइड में थोड़ा सा गुजरात से सबसे छोटी सीमा इसकी गुजरात से ही है और ये राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब आगे हम मध्य प्रदेश की डिटेल से देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्यपाल अभी वर्तमान में यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि यहाँ के 32वें मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ 5 पड़ोसी
राज्य हैं। यहाँ की अगर प्रमुख नदियां देखें तो नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, सोन, चंबल, यह 5 तो हैं ही। इसके अलावा आप काली सिंध, काली सिंध और क्षिप्रा को भी याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ की प्रमुख नदियां ही हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए, यहाँ की प्रमुख नदियां, बहुत सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसका एक उपनाम ही है नदियों का मायका। तो यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है। अब आगे देखें वन एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो वन एवं राष्ट्रीय उद्यान में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बनविहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए, अगर राज्यों के मामले में आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के साथ पहले स्थान पर आता है। अब अगर हम मध्य प्रदेश के बांध देखें तो गांधी सागर बांध भारत के चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। तो अब दोस्तों बाकी 3 और देखने होंगे। तो सबसे पहले तो गजरा याद रखें, सबसे पहले कौन सा बना, गांधी सागर, फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर और आखिरी है कोटा बैरेज। यह चारों चंबल नदी पर स्थित है। यह बाकी तीनों बांध कहाँ है, तो राजस्थान में बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में, तो मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है गांधी सागर बांध। आगे देखें मध्य प्रदेश का एक और प्रमुख बांध बाणसागर बांध। बाणसागर या बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों सोन नदी मध्य भारत से निकलकर गंगा में मिलने वाली, जो सीधे जाके गंगा में मिलती है, किसी अन्य सहायक में जाके नहीं मिलती, एकमात्र ऐसी नदी है मध्य भारत की। दोस्तों क्योंकि बाकी जो बेतवा है, आपकी चंबल है, सब किसके, यमुना के सहारे मिलती है, लेकिन सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर सीधी बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों याद रखें सोन नदी पर कौन सा बांध है, बाणसागर बांध। आगे देखें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 प्रमुख बांधों में से एक बरगी बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। अब अगर आपसे नर्मदा नदी का नाम आ गया तो याद रखिए इस पर कई बांध है। मध्य प्रदेश में लगभग 30 बांध है, लेकिन इसमें से सबसे पहले जो सा बांध पूरा हुआ बरगी बांध है। दोस्तों नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार सरोवर बांध। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। उससे लाभान्वित राज्यों के नाम भी याद रखें, कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी, बाकी 3 राज्यों को बिजली, ऐसे इसका हिस्सावार चलता है। आगे देखें एक और बांध है तो बाड़ी तहसील रायसेन में बारना नदी पर बारना बांध एक गुरुत्व बांध है। दोस्तों बारना बांध कहाँ है, बन्ना बांध कहाँ है, बाड़ी तहसील रायसेन जिले में बाड़ी तहसील में स्थित है। किस नदी पर है, तो बन्ना नदी पर। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य प्रमुख राई है दोस्तों। और यहाँ के उपनाम देखें मध्य प्रदेश के तो टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या देश में सर्वाधिक है। सोया स्टेट, क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। याद रखें उत्पादन में दोस्तों दलहन और तिलहन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। और आगे और एक और देखें तो नदियों का मायका इसका उपनाम है, क्योंकि यहाँ से नदियों का उद्गम बहुत नदियों का होता है। साथ ही दोस्तों याद रखें हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें फेमस हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए डीआरडीओ, बी नासा, सी स्पेसएक्स और डी इसरो। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दोस्तों नासा के $10 बिलियन के टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोरो फ्रेंच गुयाना से विस्फोट के लिए लक्षित बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की पहली झलक को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों अगले दशक की क्रांतिकारी दुनिया की अपनी तरह की पहली अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला प्रारंभिक ब्रह्मांड के गठन के दौरान बनने वाली सबसे पुरानी आकाशगंगाओं को पकड़ लेगी। दोस्तों नई दूरबीन वैज्ञानिक को हमारे ब्रह्मांड की संरचना और उत्पत्ति और उसमें हमारे स्थान की जांच करने में मदद करेगी। दोस्तों यह जो टेलीस्कोप है इसका नाम क्या है, तो जेम्स वेब स्पेस इसका टेलीस्कोप का नाम है। दोस्तों यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। तो इसके पहले कौन सा हबल नाम से एक टेलीस्कोप था, वह इसके स्थान पर काम कर रहा था, जिसने 30 साल से अधिक तक मनोविज्ञानियों की अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों हबल टेलीस्कोप अब रिटायर कर दिया गया है और उसकी जगह कौन सा टेलीस्कोप भेजा गया है, जेम्स वेब स्पेस। दोस्तों याद रखिए कि
इसने किसकी जगह ली है? हबल टेलीस्कोप की। और हबल टेलीस्कोप ने कितने साल सर्विस की है? तो 30 साल से अधिक। और हबल टेलीस्कोप की अगर कंपैरिजन में पावर देखें किसकी, जेम्स वेब स्पेस की, तो 100 गुना ज़्यादा है। दोस्तों नया डाला नासा की तरफ। तो नासा के वर्तमान में प्रशासक बिल नेल्सन है, जो कि नासा के 14वें प्रशासक हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री वॉशिंगटन डीसी। और स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन है, ए जनजातीय मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी विद्युत मंत्रालय और डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। दोस्तों आप यहाँ से ग्रामीण कौशल्य योजना से ही समझ जाते कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना से हुआ है। कितने मेलों का, सॉरी, इन्होंने रोजगार मेलों का आयोजन किया है। कितने मेलों का आयोजन किया गया? तो 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के द्वारा 285 मेलों का आयोजन किया गया है देश भर में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। देश में लगभग 278 से अधिक संगठनों की भागीदारी के साथ देश भर में करीब 285 मेलों का आयोजन किया गया। तो लोग दोस्तों याद रखें 278 से अधिक संगठनों ने भागीदारी ली और 285 मेलों का आयोजन किया गया। किसकी साइड से? ग्रामीण विकास मंत्रालय की साइड से। और कौन सी योजना? तो आपको याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, ए हरदीप सिंह पुरी, बी नरेंद्र मोदी सिंह, सी नितिन गडकरी और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में नितिन गडकरी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में गाजियाबाद के डासना में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पैटर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर लॉन्च किया है, जिसे ट्रैफिक को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। दोस्तों इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अत्याधुनिक ऐसी तकनीक है जिससे यातायात संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। यातायात संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, वहीं यात्रा के समय में भी कमी आती है। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में नितिन गडकरी ने भारत के पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। दोस्तों साथ ही याद रखिए कि इन्होंने यह क्यों लॉन्च किया गया है? तो यह यातायात संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देखते हैं दोस्तों और कहाँ लॉन्च किया गया यह भी याद रखिए। तो यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में लॉन्च किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को हाल ही में कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ए 8 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 32 वर्ष और डी 48 वर्ष। दोस्तों याद रखें कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों डीकमीशनिंग समारोह के दौरान सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज डीकमीशनिंग पेनेंट और नौसैनिक ध्वज को उतारा गया है। दोस्तों युद्धपोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था और 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था और यह पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों का हिस्सा था। दोस्तों याद रखें कि इसको कब कमीशन किया गया? 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था और यह पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों को हिस्सा करता है। नया डालेंगे दोस्तों नौसेना की तरफ। तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। दोस्तों ये नए हैं, इनका नाम याद रखें। नए नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और दोस्तों नौसेना की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकरण के बाद से नौसेना की स्थापना मानते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नदी उत्सव की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है, ए गुजरात सरकार, बी पंजाब सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार और डी बिहार सरकार। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में गुजरात सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है। दोस्तों गुजरात सरकार ने राज्य के में
राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान देने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वयं राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तापी नदी के किनारे देवी तापी की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। दोस्तों याद रखिए कि नदी उत्सव के समय कहाँ से शुरुआत होती है? गुजरात से। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद यहाँ के तापी नदी पर पूजा पाठ करके उसका नदी उत्सव का शुभारंभ किया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।